नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कितने महीन महीन समीकरण बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि महाराष्ट्र में इस तरह की राजनीति अगले कुछ सालों में, अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेगी। क्योंकि एनसीपी और बीजेपी एक तरीके से विचारधारा के हिसाब से दो अलग अलग धड़े हैं। देखिए, एनसीपी का कहना है कि हमारी पार्टी जो है वो सेकुलर पार्टी है और हमें सभी के वोट चाहिए, हिंदू के भी वोट चाहिए, मुसलमानों के भी वोट चाहिए। और धरातल पर एनसीपी का महाराष्ट्र में टकराव लगातार रहा शिवसेना से और भारतीय जनता पार्टी से, जो कि हिंदूवादी राजनीति लगातार करते रहे हैं बरसों बरस। इस सब के बावजूद अब जो पिछले कुछ 1-2 महीने से घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी मिलना, फिर सचिन वाजे वाला मामला, एनआईए की जांच, और उसके बाद सचिन वाजे का एक लेटर बम जिसमें उन्होंने 4 पेज का एक लेटर लिखा और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। अनिल वाजे ने ना सिर्फ गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उंगली उठा दी, बल्कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के एक सहयोगी, जो करीबी सहयोगी हैं, उन्हें भी इस मामले में लपेट दिया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब, जो कि शिवसेना के कोटे से हैं, उनको भी उन्होंने लपेट दिया। इस सारे मामले में कड़ियाँ इस तरीके से बिखर गई हैं कि उन्हें जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बीच बीच में शरद पवार के स्टेटमेंट जिस तरह के आ रहे हैं, उनसे कड़ियाँ जुड़ती हुई नज़र आती हैं। और कुछ बातें अभी जो उजागर हुई हैं मीडिया के माध्यम से, उसमें ये हुआ था कि जो सचिन वाजे का लेटर है, 4 पेज का उसने लिखा है, एनआईए को हैंड रिटन लेटर है, उसमें तो उसने ये भी लिखा है कि परमवीर सिंह ने ही उसे क्राइम ब्रांच दिलवाई थी। ये उसने खुलासा किया है। इसके अलावा एनआईए का कहना है कि वाजे के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं, वो कहाँ से आ गए। दूसरी ओर जो अनिल परब हैं, वहाँ के ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका मैं बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मंत्री पद मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप सीबीआई जांच करा लो, चाहे एनआईए की जांच करा लो, चाहे रॉ की जांच करा लो। और ये बीजेपी की चाल है उद्धव ठाकरे के खिलाफ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं शिवसैनिक हूँ और उगाही नहीं कर सकता, ये आप तय मान लीजिए। शिवसेना वाले तो उगाही करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। और दूसरी ओर जो एनआईए कोर्ट है, उसने सीबीआई को इजाज़त दे दी है कि आप सचिन वाजे से पूछताछ कर सकते हैं। देखिए कितना कुछ घटनाक्रम महाराष्ट्र में हो रहा है। इन सब के बीच एक घटनाक्रम बुधवार को शुरू हुआ, 7 अप्रैल को शुरू हुआ, और उसमें महाराष्ट्र सरकार के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर ने ये आरोप लगाया कि भाई हमारे महाराष्ट्र को जो कोरोना वैक्सीन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जा रही है, जबकि गुजरात और उत्तर प्रदेश, जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं और इतना कोरोना का प्रकोप भी नहीं है, वहाँ पर कोरोना वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि हमें उतनी कोरोना वैक्सीन नहीं दी जा रही है। उनके इस आरोप के बाद एक राजनीति सी अलग तरह की चलने लगी। देखिए, वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे, उनके बयान के बाद एक छोटा सा घटनाक्रम और हुआ दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री हर्षवर्धन ने ये कहा कि इस तरह के आरोप गलत हैं जो महाराष्ट्र की सरकार ने लगाए हैं कि टीके देने में हम भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हर्षवर्धन ने ये भी कहा कि हम सब लोगों को ये भी जान लेना चाहिए कि हमने जो प्रायोरिटीज़ तय की थी कि पहले हम 60+ वाले लोगों को टीके लगाएंगे, फिर अब प्रायोरिटीज़ आएगी 45+ वाले उन लोगों को टीके लगाएंगे जो बीमारी से ग्रस्त हैं। अब हमने 45+ वालों के लिए खोल दिया है, तो एकदम से टीके लगवाने वालों की संख्या बढ़ गई है। हो सकता है कि कुछ जगह शॉर्टेज हुई हो, लेकिन उन्होंने इन बातों को खारिज कर दिया कि कतई भी हम महाराष्ट्र के साथ कोई भेदभाव कर रहे हैं। ये बात क्यों सामने आई? ये बात सामने इसलिए आई, राजनीति के गलियारों में इस मामले को उस प्रकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार को, उद्धव ठाकरे की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे ने काउंटर अटैक करने के लिए, केंद्र सरकार को अनईज करने के लिए इस तरह की बातें कहनी शुरू कर दी हों। राजेश टोपे ने क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा था कि
महाराष्ट्र को ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है और वैक्सीन की पर्याप्त खुराकें नहीं हैं। अभी हमारे पास वैक्सीन की सिर्फ 14 लाख डोज हैं जो मुश्किल से 3 दिन के लिए पर्याप्त होंगी। लोगों को वापस करना पड़ रहा है। यदि ऐसी स्थिति जारी रही तो उन्हें पुनः टीकाकरण केंद्रों पर लाना मुश्किल हो जाएगा। टोपे का ये भी कहना था कि अब 20 से 40 वर्ष की उम्र वालों को भी टीका लगाना जरूरी हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी वायु वर्ग के लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि केंद्र की ओर से महाराष्ट्र को टीका नहीं मिल रहा है और उनके अनुसार मुंबई में कोविशील्ड की सिर्फ 1 लाख खुराकें शेष हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अस्पतालों में बेड व ऑक्सीजन की भी बेहद कमी हो रही है। ये सब बातें उन्होंने कही थी। उनकी इन सब बातों को लेकर हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी चीज़ें स्पष्ट की थी बुधवार को, और उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल गलत है। जहाँ जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई की जा रही है, कहीं टीकों की कोई कमी नहीं होने दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक घटनाक्रम जब ये उजागर हुआ, जब सचिन वजय का लेटर उजागर हुआ कि उसने किस तरीके से घेरा है सारे मंत्रियों को उद्धव ठाकरे सरकार की, तो उसके बाद से सबकी निगाहें इस ओर थी कि शरद पवार क्या कहते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ये भी था उस लेटर में कि सचिन वजय ने ये कहा था कि अनिल देशमुख ने मुझसे ये कहा कि भाई अगर तुम मुझे 2 करोड़ रुपए दे दोगे लाकर तो मैं शरद पवार जी से बात कर लूँगा, क्योंकि वो तुम्हारी बहाली के पक्ष में नहीं है। आपको पता होगा कि 16 साल से सस्पेंड चल रहा था सचिन वजय और उद्धव ठाकरे सरकार उन्हें बहाल कराना चाहती थी। तो शरद पवार का कहना था कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, लेकिन अनिल देशमुख ने उनसे कहा कि तुम 2 करोड़ रुपए मुझे ला दो तो मैं शरद पवार को भी मना लूँगा। ये उस चिट्ठी में लिखा है सचिन वजय ने, जो 4 पेज की उसने लिखी है। अब इस पूरे प्रकरण में दोस्तों शरद पवार का नाम डायरेक्ट आ गया है कि 2 करोड़ रुपए लेकर शरद पवार मान गए और उसे बहाल करा दिया। इनडायरेक्ट वे में यही कहना चाह रहा है सचिन वजय। अब मुझे लगता है कि शरद पवार को लगा कि यार अब बहुत हो गया, अब बात मेरे तक पहुंच गई है, मुझे बोलना ही होगा। और आज शरद पवार ने, यानी कि 8 अप्रैल को शरद पवार ने फेसबुक पर एक लाइव करते हुए कोरोना वैक्सीन के बारे में जो बातें कहीं, उनसे ये साफ स्पष्ट है कि उनकी मतभिन्नता अब उद्धव ठाकरे के साथ साफ उजागर हो चुकी है। केंद्र सरकार के समर्थन में शरद पवार ने कई बातें कही। शरद पवार ने ये कहा कि केंद्र कोरोना महामारी के इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रहा है। हम सभी को एकजुट होकर इस खतरे से लड़ना होगा। राज्य और केंद्र दोनों को साथ आना होगा और महामारी से लड़ने का तरीका खोजना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बुधवार को डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की है और उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह से कोई कमी नहीं होने देंगे और हम इससे भी वाकिफ़ हैं कि महाराष्ट्र में संक्रमण का विस्तार हो रहा है और हम इससे भी वाकिफ़ हैं कि कहीं पर टीके की कमी ना होने दी जाए। इसी बारे में उन्होंने ये भी कहा शरद पवार ने, जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख हैं, एनसीपी के प्रमुख भी हैं, उन्होंने ये भी कहा सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, केंद्र हमें पर्याप्त सहयोग कर रहा है और अन्य सभी राज्यों द्वारा स्थिति से निपटने के लिए जो केंद्र जिस तरीके से खड़ा रहा है सबके साथ हमारे साथ भी खड़ा रहेगा और महाराष्ट्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ता वायरल संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फला सारी बातें ये उन्होंने कही। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो गुजरात के एक होटल में मुलाकात हुई थी शरद पवार और अमित शाह की होली से 2 दिन पहले, मुझे लगता है कि अब उसका अनुपालन शुरू होने जा रहा है। उसमें तय हुआ था शायद कि जो राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव हैं उन्हें निपट जाने के बाद हम इस पर ध्यान देना शुरू करेंगे। अब देखिए 4 राज्यों के चुनाव निपट चुके हैं, पश्चिम बंगाल में 5 राउंड का चुनाव बाकी है, उसे अमित शाह अपने हिसाब से हैंडल कर ही रहे हैं। अब मुझे लगता है कि शरद पवार ने भी ये तय कर लिया है कि भाई अब बहुत हो गया, इस उद्धव ठाकरे के चक्कर में मेरी भी बहुत किरकिरी हो चुकी है। अनिल देशमुख को इस्तीफ़ा देना पड़ा है और अब सचिन वजय की लेटर में सीधे मेरे पे इल्ज़ाम लगवा दिया गया कि मैंने 2 करोड़ रुपए लेकर उसे बहाल कराया है। तो अब शरद पवार को लग रहा है कि उद्धव ठाकरे बैकडोर से शरद पवार को भी डिच करने का प्रयास कर रहे हैं। शरद पवार की जो छवि है, एक चाणक्य की छवि रही है उनकी, और हमेशा ऐसी छवि रही है कि वो संकट के समय में दूसरी पार्टियों को संकट से निकालते रहे हैं, इस तरह की उनकी छवि रही है। तो अब उन्होंने ऐसी कोशिश करनी शुरू कर दी है कि शरद पवार की छवि को भी डेंट करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में शरद पवार चुप कैसे रह सकते थे? अब उनका जो लेटेस्ट बयान ये आया है कोरोना काल को लेकर, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि वो अब अपनी नज़दीकी बीजेपी से बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में
यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरे, राष्ट्रपति शासन लगे, या फिर बीजेपी और एनसीपी की सरकार बनती नजर आए। उद्धव ठाकरे के प्रति अब कहीं भी मैंने ऐसा पब्लिक डोमेन में कोई बयान शरद पवार का नहीं पढ़ा जिसमें उन्होंने उनके प्रति सहानुभूति जताई हो। उन्होंने अपनी सरकार को, जो उद्धव ठाकरे की सरकार है, उसे बचाने के प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन सब कुछ अनमने मन से कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलती की। अपने कैरियर के इस अंतिम पड़ाव पे आकर उन्होंने शिवसेना जैसी अपनी जो उनकी आइडियोलॉजी है, एकदम विपरीत आइडियोलॉजी वाली पार्टी की सरकार बनवाकर गलती की, और इस गलती का उन्हें पछतावा अब हो रहा है। देखते हैं महाराष्ट्र में क्या होता है, क्योंकि समीकरण हर घंटे में बदल रहे हैं और नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। देखने वाली बात यही होगी कि शरद पवार इस बारे में क्या निर्णय लेंगे। मुझे तो लगता है कि शरद पवार को बस अपना मन बनाना है, उसके बाद घटनाक्रम होने में और उद्धव ठाकरे की सरकार का राम नाम सत्य होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।